हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 7 जिसका नाम है संप्राप्ति की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिवेन्यू की संप्राप्ति की। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं हम आगम। आज हम इसके पार्ट 1 की बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संप्राप्ति की। संप्राप्ति होती क्या है? संप्राप्ति या रिवेन्यू का मतलब होता है एक उत्पादक या एक प्रोड्यूसर जब भी कोई वस्तु सेल करता है, जब भी किसी वस्तु को बेचता है, तो उसे बेचने से जो भी उसको पैसे या जो भी उसको आय प्राप्त होती है, उसी आय को हम क्या बोलते हैं? उसकी संप्राप्ति या रिवेन्यू बोला जाता है। यानी कि रिवेन्यू क्या होती है हमारी, संप्राप्ति क्या होती है? किसी भी वस्तु को बेचने पर वस्तु की बिक्री पर प्राप्त मौद्रिक आय। किसी भी वस्तु की बिक्री पर प्राप्त मौद्रिक आय क्या कहलाती है? हमारी संप्राप्ति कहलाती है, ये रिवेन्यू कहलाती है। किसी भी एक वस्तु को बेचने पर, उसकी बिक्री करने पर जो भी हमें मौद्रिक आय मिलती है, मौद्रिक आय से अभिप्राय जो हमें पैसा मिलता है, मनी जो हमें मिलता है, उसी को बोलते हैं उसकी संप्राप्ति। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक मार्कर हैगा। इस मार्कर को बनाने की जो आपकी कॉस्ट आती है, यानी जो आपकी लागत है, लागत कितनी आती है आपकी? 20 रुपए आती है। लागत कितनी आती है? 20 रुपए आती है। आपने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाते हो, आप इसके ऊपर प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाते हो कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो आपका इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जो आप इसकी बिक्री लागत जो होगी, जो उसका बिक्री मूल्य होगा, वो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 20 रुपए की लागत आ रही है, 5 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, यानी बिक्री मूल्य कितना हो गया आपका? 25 रुपए। और यही बिक्री मूल्य क्या कहलाएगा? आपकी रिवेन्यू कहलाएगा। ये बिक्री मूल्य क्या होगा? आपकी रिवेन्यू या संप्राप्ति होगा। यानी कि हम आप इस मार्कर को कितना रुपए बेच रहे हैं? 25 रुपए बेच रहे हैं। तो इस मार्कर को बेचने में जो भी पैसा हमें मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? संप्राप्ति हमारी कैसे निकाली जाती है? संप्राप्ति बराबर होता है लागत प्लस लाभ। किसी भी उत्पादक की लागत में उसके लाभ को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाती है? संप्राप्ति मिल जाती है। यानी रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब रेवेन्यू क्या होती है? कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी वस्तु को सेल करने पर, किसी भी वस्तु को बेचने पर जो भी हमें पैसा प्राप्त होता है, जो भी मौद्रिक आय प्राप्त होती है, उसी को हम उसकी रिवेन्यू या फिर संप्राप्ति बोलते हैं। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, अब हम बात करते हैं संप्राप्ति के प्रकार की। संप्राप्ति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिवेन्यू। तो टाइप्स ऑफ रिवेन्यू, जो रिवेन्यू होती है हमारी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारी कुल संप्राप्ति, जिसे हम टोटल रिवेन्यू भी बोलते हैं, और टीआर से इसको डिनोट किया जाता है। टीआर मतलब टोटल रिवेन्यू। नेक्स्ट होती है वो होती है हमारी औसत संप्राप्ति, यानी कि एवरेज रिवेन्यू। ये क्या होती है? हमारी एवरेज रिवेन्यू, और इसे हम एआर भी बोलते हैं। एंड जो थर्ड होती है, थर्ड क्या होती है? हमारी सीमांत संप्राप्ति, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू, एमआर। क्लियर है ना? तो देखिए, रिवेन्यू का प्रकार, रिवेन्यू जो होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या होती है? हमारी कुल संप्राप्ति यानी कि टोटल रिवेन्यू, जिसे हम टीआर कहते हैं। औसत संप्राप्ति एवरेज रिवेन्यू, जिसे हम एआर बोलते हैं। एंड थर्ड होती है हमारी सीमांत संप्राप्ति, मार्जिनल रिवेन्यू, जिसे हम एमआर बोलते हैं।
अब इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल संप्राप्ति की। तो देखिए कुल संप्राप्ति होती क्या है। टोटल रेवेन्यू कुल संप्राप्ति होती है एक वस्तु की सभी इकाइयों को सेल करने से, किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों को बेचने से या उनकी बिक्री करने से जो कुल पैसा, कुल आय प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम टोटल रेवेन्यू। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए किसी भी एक मार्कर ये मार्कर हैगा, जब आपने इसकी पहली इकाई को बेचा तो आपको 20 रुपए मिले, दूसरी इकाई को बेचा फिर से आपको 20 रुपए मिले, तीसरी इकाई को बेचा फिर से आपको 20 रुपए मिले। तो आपकी जो टीआर हो जाएगी, जो कुल रेवेन्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, इसकी तीनों इकाइयों को बेचने से, इस वस्तु की तीनों इकाइयों को बेचने से जो कुल आय प्राप्त हुई वो कितनी आपकी 60 रुपए है। तो 60 रुपए क्या हो गई आपकी टोटल रेवेन्यू हो गई। 60 रुपए क्या हो गई हमारी टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति। अर्थात एक वस्तु की सभी इकाइयों को बेचने से, एक वस्तु की सभी इकाइयों को बेचने से जो कुल आय हमें प्राप्त होती है, जो कुल आय प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम टोटल रेवेन्यू या कुल संप्राप्ति। क्लियर है? अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखो आप टीआर को किस तरह से निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला होता है हमारा कीमत मल्टीप्लाई इकाई, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्यू। एक तो हमारा फॉर्मूला होता है। सेकंड क्या होता है, इसको हम ए आर मल्टीप्लाई क्यू भी लिख सकते हैं, टी आर को ही। तो टी आर इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू भी होता है, टी आर इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई क्यू भी होता है, एंड लास्ट वन टी आर इक्वल टू सिग्मा एम आर, समेशन ऑफ एम आर भी होता है टी आर का फॉर्मूला। क्लियर है? तो आप टी आर इन तीनों तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं औसत संप्राप्ति या एवरेज रेवेन्यू की, हमारा एआर। तो देखिए औसत संप्राप्ति या एवरेज रेवेन्यू होती क्या है। औसत संप्राप्ति से अभिप्राय क्या होता है? औसत संप्राप्ति एक उत्पादक की प्रति इकाई आय से होती है या प्रति इकाई संप्राप्ति से होती है। क्या होता है औसत संप्राप्ति? किसी भी वस्तु की एक इकाई को बेचने पर जो भी हमें आय प्राप्त होती है उसे बोलते हैं उसकी औसत संप्राप्ति या एवरेज रेवेन्यू। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ए आर बराबर क्या होता है, टी आर अपॉन में क्यू। ए आर बराबर क्या होता है, टी आर अपॉन में क्यू। टोटल रेवेन्यू को अपनी एवरेज रेवेन्यू से, अपनी यूनिट से, जो भी हमारी इकाइयाँ होती है उनसे डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाता है, ए आर मिल जाता है। और ए आर जो होता है वो हमेशा और हमेशा प्राइस के, यानी कि कीमत के बराबर होता है। यानी ए आर और वस्तु की कीमत, जो भी वस्तु की एवरेज रेवेन्यू है, जो उसकी औसत संप्राप्ति है और उस वस्तु की कीमत है वो बराबर होती है। देखिए किस तरह से। ए आर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है टी आर अपॉन में क्यू, और टी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी मल्टीप्लाई क्यू लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, अपॉन में क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए आर किसके बराबर आ गया, ए आर बराबर टी। क्लियर है? ए आर किसके बराबर आ गया, टी के बराबर आ गया। औसत संप्राप्ति उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति को कहते हैं। औसत संप्राप्ति उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति को कहते हैं। किसी भी वस्तु की एक इकाई को बेचने पर जो भी हमें आय प्राप्त होती है उसे हम उसकी औसत संप्राप्ति कहते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया, ए आर और प्राइस वस्तु का बराबर होता है, जितना ए आर होता है उतनी वस्तु का प्राइस कहलाता है, और ए आर इक्वल टू क्या होता है, टी आर अपॉन में क्यू। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सीमांत संप्राप्ति की। तो देखिए सीमांत संप्राप्ति क्या होती है। सीमांत संप्राप्ति से अभिप्राय होता है उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो भी हमें अतिरिक्त इनकम प्राप्त होती है, अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम सीमांत संप्राप्ति बोलते हैं। क्लियर है? इसे हम किस तरह से निकालते हैं, एम आर इक्वल टू होता है टी आर एन माइनस वन। एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन। अर्थात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो भी मेरी कुल संप्राप्ति में वृद्धि हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम सीमांत संप्राप्ति या एमआर बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे भी हमने 3 इकाइयों को बेचने से, 3 इकाइयों का टीआर कितना निकला था मेरा, 60 रुपए निकला था, भी हमने समझा था यहाँ पर। मैंने क्या करा, इसकी चौथी इकाई को और बेच दिया, चौथी इकाई को और बेच दिया, और जो मेरी कुल प्राप्ति थी वो कितनी हो गई, 80 रुपये हो गई। तो मेरा एमआर कितना हो जाएगा, टीआर 4 माइनस टीआर 3, यानी कि 80 माइनस 60, कितना आ जाएगा मेरा एमआर, 20 रुपये।
यानी मेरी सीमांत संप्राप्ति कितनी हुई चौथी इकाई के लिए? 20 रुपए हो गई। चौथी इकाई की सीमांत संप्राप्ति कितनी हुई? 20 रुपए हो गई। क्लियर है? सीमांत संप्राप्ति क्या होता है? उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से, किसी भी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो भी कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है, जो भी कुल संप्राप्ति में वृद्धि हो जाती है, उस वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? एमआर बोलते हैं या सीमांत संप्राप्ति बोलते हैं। क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टीआर, एमआर तथा एआर में संबंध। टीआर, एमआर तथा एआर में संबंध यानी कि हमारी कुल संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति में संबंध, ये तीनों चीजें एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होती है, तो इनको समझते। देखिए अब यहाँ पर हमारे टोटल 2 केसेस बनते हैं। एक केस क्या होता है हमारा? जब कीमत कैसी हमारी? स्थिर हो। जब हमारी कीमत स्थिर होती है यानी कि हमारा जो प्राइस होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है मतलब हमारी वस्तु की कीमत कैसी हो? स्थिर हो। हर एक इकाई पर, इकाई 1 पर भी वही कीमत थी, इकाई 2 पर भी वही, इकाई 3 पर भी गई। जैसे अगर हम समझे क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है, वस्तु की इकाई 1 पर भी प्राइस 10 ही था, 2 लेने पर भी 10 ही है, 3 यूनिट लोगे तब भी 10 ही है, 4 यूनिट लोगे तब भी 10 ही है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है, जब हमारा वस्तु की जो कीमत होती है वो हमेशा स्थिर रहती है क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी पर, तब कैसे बनता है हमारा टीआर और एमआर में किस तरह का संबंध होता है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी? जब कीमत गिरती हो, जब हमारी कीमत गिरती चली जाती है यानी कि प्राइस फॉल्स डाउन। प्राइस जो होता है वो फॉल्स डाउन, नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, प्राइस जो हमारा कम होता चला जाता है। जैसे कि क्वांटिटी प्राइस, एक क्वांटिटी पर प्राइस 10 था, 2 पर आकर के प्राइस 9 हो गया, 3 पर आकर के 8 हो गया, 4 पर आकर के 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या हमारा प्राइस कंटिन्यू कम होता जा रहा है। तो जब हमारा प्राइस गिरता जाता है, जब हमारी कीमत गिरती जाती है, तब इन दोनों में किस तरह का संबंध होता है। और जब हमारी कीमत स्थिर होती है तब किस तरह का संबंध होता है। देखिए कीमत स्थिर कौन सी हमारी किस तरह के बाजार में पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में हमारी जो कीमत होती है हमेशा स्थिर होती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की स्थिति में जो हमारी वस्तु की कीमत होती है वो हमेशा स्थिर होती है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कैसा होता है। आगे हम इसके ऊपर पूरे बाजार पर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो अभी जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में हमेशा जो वस्तु की कीमत होती है वो कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। यानी वस्तु की आप कितनी भी इकाइयां खरीदे प्राइस आपको एक ही लगेगा। यानी कि अगर आप ये एक मार्कर लेने जाते हो तब भी मार्कर 20 रुपए का है, 2 लेने जाओगे तो 20 के हिसाब से 40 रुपए का हो जाएगा, 3 लेने जाओगे तो 60 रुपए का, 4 लेने जाओगे तो 80 रुपए का। वहां पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। क्लियर है? इस बाजार के अंदर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। 1 लो चाहे आप 10 लो, प्राइस आपको वही लगेगा। क्लियर है? अगर आप एक वस्तु लेते हो 10 रुपए की आती है, 1 यूनिट जो है 10 रुपए की, 10 यूनिट आपकी कितनी हो जाएंगी? 100 रुपए की हो जाएंगी। वो आपको 90 रुपए में नहीं देने वाला। ठीक है? वहां पर भी आपको 10 यूनिट के लिए भी आपको 100 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। क्लियर? तो ये होता है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहां पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, प्राइस हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। बात करते हैं अपनी सेकंड यूनिट की। सेकंड क्या है हमारा? जब कीमत गिरती होती है, प्राइस फॉल्स डाउन। तो देखिए प्राइस हमारा गिरता कब है? तो प्राइस हमारा 2 प्रकार के बाजारों में गिरता है। हम दोनों को समझ लेते हैं। एक होता है हमारा एकाधिकार बाजार, एक होता है हमारा एकाधिकारी
प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इन दोनों बाजारों की स्थिति में जो हमारा वस्तु की कीमत जो होती है, जो वस्तु का प्राइस होता है, वो कंटिन्यू कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका प्राइस कम होता चला जाएगा। दोनों में अलग अलग कंडीशन होती है। एकाधिकार बाजार के अंदर प्राइस होता है बहुत तेजी के साथ गिरता है, यानी यहाँ पर जो हमारे जैसे क्वांटिटी और हमारा प्राइस बनता है, एक यूनिट पर मान लीजिए 10 है, 2 पर आकर के 8 हो जाएगा, 3 पर आकर के 6 रह जाएगा, 4 पर आकर के 4 हो जाएगा। प्राइस जो है वो तेजी के साथ गिरता है, जबकि एकाधिकार बाजार के अंदर जो आपका प्राइस होता है वो इतनी तेजी से नहीं गिरता, थोड़ा कम गिरता है। जैसे 1 पर 10, 2 पर आने के बाद में 9, 3 पर आने के बाद में 8। तो प्राइस की जो गिरने की दर होती है वो एकाधिकारी बाजार प्रतियोगिता में कम होती है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में बहुत तेजी के साथ में प्राइस जो होता है हमारा वो नीचे की तरफ गिरता है। क्लियर रहेगा? तो हम एक एक करके समझते हैं इनके ग्राफ को किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जब कीमत स्थिर होती है, जो हमारी कीमत स्थिर होती है यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में टीआर, एमआर तथा एआर में संबंध। आप ये पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या पढ़ना है हमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में टीआर, एमआर तथा एआर में संबंध। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में टीआर, एमआर तथा एआर किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले इसको इनके संबंध को दिखाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए टेबल देखिए, यहाँ हमारी क्वांटिटी, इधर प्राइस, ये हमारा टीआर, इधर एआर और यहाँ आ जाएगा हमारा एमआर। क्लियर रहेगा? क्वांटिटी हमारी 1, 2, 3, 4, 5। हमें पता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में जो हमारा प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी इकाई 1 पर भी 10 रुपये, 2 पर भी हम 10 ही मान लेंगे होगा, 3 पर भी 10, 4 पर भी 10 और 5 पर भी 10 हो जाएगा। क्लियर रहेगा? टीआर, टीआर के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? टीआर इक्वल टू क्या होता है? पी मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि 10 की 1 से गुणा करी 10, 10 की 2 से गुणा करी 20, 30, 40 और इधर 50। ये निकल गया हमारा टीआर। एआर क्या होता है हमारा? हमें पता है एआर जो होता है वो हमेशा प्राइस के बराबर होता है। एआर जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो यानी जो हमारा प्राइस है वही हमारा क्या हो जाएगा? एआर हो जाएगा। 10, 10, 10, 10, 10। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो। एआर इक्वल टू क्या होता है? टीआर अपॉन में क्यू। तो देखिए 10 डिवाइड में 1 10, 20 डिवाइड में 2 10, 30 डिवाइड में 3 10। तो वैल्यू हमारी सेम ही आनी है। बात करते हैं एमआर की। एमआर के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? टीआर एन माइनस 1, यानी इससे ऊपर वाली यूनिट से अपनी नीचे वाली यूनिट से अपनी ऊपर वाली यूनिट को माइनस करके हमें क्या पता लग जाएगा? एमआर पता लग जाएगा। तो फर्स्ट तो हमारी वैल्यू 10 एज इट इज आ जाएगी। 20 में से 10 माइनस करा 10, 30 में से 20 को माइनस करा 10, यहाँ पर भी 10 और इधर भी 10। क्लियर रहेगा? तो ये होगी हमारी तालिका। अब हम इसको ग्राफ पर शो करके देखते हैं। देखिए ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले अपना। यहाँ पर अपना टीआर शो करेंगे, इधर हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, या फिर हम इसको आउटपुट भी लिख लेते हैं। आउटपुट का मतलब हमारी क्वांटिटी या हमारी इकाइयों से होता है। क्लियर रहेगा? यहाँ पर हमारा टीआर y0x, यहाँ पर हम अपना शो करेंगे एआर तथा एमआर को। इधर क्या आएगा हमारा? आउटपुट। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले अपना किसका? टीआर का। देखिए टीआर हमारा किस तरह से बढ़ रहा है? एक इकाई पर 10, 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 5 पर 50, यानी एक ही रेट से बढ़ रहा है, एक ही रेट से कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो टीआर का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से जाता है। टीआर का ग्राफ जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से क्वांटिटी भी क्या होगी? हमारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती चलेगी वैसे वैसे हमारा प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। जितना चेंज क्वांटिटी में आएगा उतना ही चेंज हमारा प्राइस में आ जाएगा। क्लियर रहेगा? P1 प्राइस पर क्वांटिटी हमारी Q1 थी, जब हमारी क्वांटिटी Q2 हुई तो प्राइस भी क्या हो गया? मेरा P2 हो गया। ये होता है मेरा टीआर का ग्राफ। अब बात करते हैं अपनी एआर के ग्राफ की और एमआर की। देखिए एआर का ग्राफ क्या हमारा? हर एक
प्राइस पर सेम ही जा रहा है, हर एक यूनिट पर सेम जा रहा है, 10 10 10 10 10। और एमआर भी कितना है, 10 10 10 10, यानी एआर और एमआर क्या है, बराबर है। एआर और एमआर क्या है हमारे, बराबर रहेंगे दोनों, एआर और एमआर बराबर है। और कैसे आएंगे, एकदम एक ही सीक्वेंस में आएंगे, एक ही जितने आएंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। एआर बराबर होता है एमआर के बराबर प्राइस के, 10 रुपए यूनिट क्या हमारा ये प्राइस आएगा। एआर हमेशा एमआर के बराबर होता है और वो तीनों दोनों किसके बराबर होते हैं, प्राइस के। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में जो हमारा टीआर होता है वो एक ही रेट के साथ में एक दर से बढ़ता है। एआर तथा एमआर आपस में बराबर होते हैं कीमत के। क्लियर है, हम इनके संबंधों को इधर लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए संबंध पहला संबंध क्या होता है, एआर बराबर होता है एमआर के, और वो दोनों किसके बराबर होती हैं, कीमत के बराबर होती है। एआर बराबर होता है एमआर के बराबर कीमत के। सेकंड, टीआर एक दर से बढ़ता है, टीआर जो होता है वो एक ही दर से बढ़ता है। और थर्ड क्या होता है हमारा, बिक्री के सभी स्तर पर जो हमारी कीमत होती है वो क्या होती है, समान होती है। आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, वरना संबंध हमारे इसमें बेसिकली दो ही होते हैं। एआर जो होता है एमआर के बराबर होता है, ये एआर और एमआर में संबंध होता है। और टीआर जो होता है हमारा कंटिन्यू एक रेट के साथ में बढ़ता चला जाता है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप सब। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में टीआर एमआर तथा एआर का ग्राफ किस तरह से बनता है और वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी एकाधिकार बाजार में, कि एकाधिकार बाजार की स्थिति में टीआर एमआर तथा एआर में किस तरह का संबंध पाया जाता है। देखिए एकाधिकार बाजार की स्थिति में टीआर एमआर तथा एआर में संबंध। तो देखिए एकाधिकार बाजार के अंदर हमने क्या देखा था कि एकाधिकार बाजार के अंदर कीमत जो होती है वो तेजी के साथ में कम होती आती है। तो हमारी जो तालिका होगी वो किस तरह से बनकर जाएगी, क्यू प्राइस, यहाँ टीआर, इधर एआर और इधर क्या हो जाएगा हमारा एमआर हो जाएगा। क्लियर है, क्वांटिटी हमारी 1 2 3 4 5, हम इसको आगे और बढ़ा देंगे। देखिए प्राइस हमारा क्या है, कंटिन्यू कम होता आता है। यहाँ पर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4 और उसके बाद में फिर हमारा 2 हो गया। ये हमारा प्राइस गिरता हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं अपने टीआर की। टीआर क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई पी, यानी कि 10 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 18, 4 4 16, 5 दूनी 10। ये क्या हो गया हमारा टीआर आ रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं अपनी एमआर की। एमआर कैसे निकलता, एआर कैसे निकलता है, एआर हमें पता है एआर इक्वल टू क्या होता है, पी के बराबर होता है, यानी एआर क्या होगा हमारा 10 8 6 4 2। फिर बात करते हैं एमआर की। एमआर क्या होता है, टीआर माइनस टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, यानी यहाँ पर 10 एज इट इज, फिर माइनस करेंगे 6, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, उसके बाद में माइनस करेंगे -2, उसके बाद में माइनस करेंगे माइनस के 6। ये हो गया हमारा एमआर का ग्राफ, ये हो गया हमारा एमआर। अब अपना ग्राफ बना करके देखते हैं। देखिए ग्राफ अगर हम इसको बनाएंगे, यहाँ कैसे शो करेंगे हम टीआर को, यहाँ हमारा आउटपुट, इधर शो करेंगे अपना आउटपुट, यहाँ हो जाएगा हमारा एआर और एमआर।
क्लियर है? तो देखिए टी आर हमारा किस तरह से आ रहेगा, पहले तो वो घटती दर से बढ़ रहा है, 10 से 6 16, 6 का डिफरेंस, फिर 16 से 18, 6 का डिफरेंस, उसके बाद में वो बढ़ती दर से घटना शुरू हुआ है, पहले 2 गिरा, फिर 2 से सीधा 6 गिरा। टी आर कैसा हो रहा है, पहले घटती दर से बढ़ रहा है, 1 पॉइंट पर जा रहा है, उसके बाद में बढ़ती दर से घट रहा है, यानी टी आर का ग्राफ हमारा कुछ किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से टी आर का ग्राफ बन करके आता है। पहले वो घटती दर से बढ़ता है, 1 पॉइंट पर जाता है, उसके बाद में बहुत तेजी के साथ में नीचे आना शुरू कर देता है, और नीचे आना वो शुरू कर देता है। तो ये होता है हमारा टी आर का ग्राफ। एम आर और ए आर के ग्राफ की बात करें तो ये भी हमारे तेजी के साथ नीचे जाते हैं। ये ए आर का ग्राफ जो होता है हमारा कुछ इस तरह से आता है, और एम आर का ग्राफ जो होता है हमारा कुछ इस तरह से आता है, एकदम नीचे नेगेटिव आ जाता है एक पॉइंट पर आने के बाद में, और वो नीचे की तरफ गिरता जाता है। क्लियर रहेगा? ये होता है हमारा टी आर तथा एम आर का ग्राफ और ए आर का। क्लियर? ए आर और एम आर जो होते हैं हमारे कंटिन्यू कम होते जाते हैं। टी आर क्या होता है, पहले वो घटती दर से बढ़ता है, उसके बाद में बढ़ती दर से गिरना शुरू करता है, घटना शुरू करता है। अब हम इनके संबंधों की बात करें अगर, तो फर्स्ट देखिए संबंधों की बात करूं तो वही संबंध जो हमने आप पढ़ेंगे, देखिए क्या आएगा, जब तक एम आर हमारा धनात्मक है, जब तक एम आर हमारा धनात्मक है, जब तक टी आर क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा होता है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, जब तक टी आर घटती दर से बढ़ता है, एम आर क्या होता है हमारा धनात्मक होता है। जब टी आर घटता है, कैसी दर से घटता है, बढ़ती दर से घटता है, तब हमारा जो एम आर हो जाता है, एम आर क्या हो जाता है हमारा ऋणात्मक हो जाता है। जैसे टी आर हमारा गिरना शुरू होता है, एम आर क्या होता है हमारा ऋणात्मक हो जाता है। और यहाँ पर जो ए आर होता है वो हमेशा एम आर से ज्यादा होता है। ए आर जो होता है वो हमेशा एम आर से ज्यादा होता है, एम आर हमेशा ए आर से कम होता है। ए आर कभी भी कम नहीं होता है एम आर से, एम आर हमेशा ए आर से कम ही होगा। क्लियर रहेगा? तो ये हमारे संबंध थे एकाधिकार बाजार की स्थिति में। हम बात करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में, इनमें संबंध किस तरह से स्थापित किए जाते हैं। ओके, हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में ए आर, टी आर तथा एम आर में संबंध। देखिए तालिका देखिए, हमारी क्वांटिटी आ जाएगी प्राइस, टी आर, ए आर, और यहाँ हमारा एम आर। क्लियर रहेगा? देखिए क्वांटिटी 1 2 3 4 5। प्राइस क्या होता है हमारा कंटिन्यू कम होता जाता है, 10 9 8 7 6। प्राइस जितना होता है ए आर भी उतना ही होता है, यानी 10 9 8 7 6। क्लियर रहेगा? टी आर निकाल लेते हैं। टी आर क्या होता है हमारा P मल्टीप्लाई Q, यानी कि 10 9 की 2 से गुणा करिए 18 24, इसको हम 1 यूनिट और आगे बढ़ा लेते हैं, 6। प्राइस क्या हो जाएगा 5, 7 पर आकर के प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। क्लियर रहेगा? तो 30, यहाँ पर भी 7 28, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 और 4। एम आर निकालते हैं। एम आर क्या होता है टी आर एन माइनस 1, 10 8 6 4 2 0 और माइनस के 2। क्लियर रहेगा? ये क्या हो गया हमारा एम आर हो गया। अब हम इनके ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखिए इनमें संबंध स्थापित करने के लिए ग्राफ देखिए, आउटपुट इधर क्या आता है हमारा टी आर, आउटपुट यहाँ क्या आता है हमारा ए आर और एम आर, ए आर और एम आर। क्लियर रहेगा? तो देखिए अपना टी आर का ग्राफ, टी आर देखिए हमारा कैसे बढ़ रहा है, पहले वो घटती दर से बढ़ता आ रहा है, पहले 10 का पहले 8 10, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। तो पहले क्या हो रहा है वो घटती दर से बढ़ता हुआ जा रहा है।
कैसे बढ़ रहा हूँ, घटती दर से बढ़ता हूँ। हमारा टी आर का ग्राफ कैसा होता है, वो कुछ इस तरह से बन करके आता है, क्योंकि हमारा टी आर ए आर क्या हमारा कंटिन्यू कम हो रहेगा, तो ए आर का ग्राफ कैसा हो जाएगा, हमारा कंटिन्यू कम होते चला जाएगा, कुछ इस तरह से ए आर का ग्राफ आ जाएगा। हम बात करते हैं अपने एम आर के ग्राफ की। एम आर का ग्राफ किस तरह से आता है हमारा, वो भी कंटिन्यू कम होता जाता है, एक पॉइंट पर आके जीरो हो जाता है और फिर माइनस में चला जाता है, नेगेटिव। तो ए आर किस तरह से आएगा हमारा, कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम आर का ग्राफ। क्या हो जाएगा हमारा, एम आर का ग्राफ हो जाएगा। देखिए अब इसमें संबंधों की, अब देखिए संबंध पहला क्या आएगा, जब तक हमारा टी आर बढ़ रहा है, जब तक एम आर क्या हमारा धनात्मक होता है, जिस पॉइंट पर टी आर मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर आके एम आर क्या हो जाता है, हमारा शून्य हो जाता है। यानी टी आर जिस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम है, एम आर पॉइंट पे टी आर हमारा क्या है, शून्य है। जिस पर टी आर हमारा मैक्सिमम है उस पॉइंट पर एम आर क्या हमारा शून्य हो जाता है, उस पॉइंट पर एम आर क्या हो जाता है, हमारा जीरो के बराबर होता है। क्लियर रहेगा, इस पॉइंट पर टी आर मैक्सिमम होता है, एम आर क्या हो जाता है, उस पॉइंट पर शून्य हो जाता है, और जैसे ही हमारा टी आर गिरने लगता है, एम आर क्या होता है, हमारा ऋणात्मक हो जाता है। संबंध देखिए, जब टी आर बढ़ता है, जब तक टी आर हमारा बढ़ रहा होता है, तब एम आर क्या होता है, हमारा धनात्मक होता है। जब टी आर अधिकतम होता है, जब टी आर हमारा अधिकतम हो जाता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो एम आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। एम आर हमारा शून्य के बराबर होता है। थर्ड, जब टी आर घटता है, जैसे ही हमारा टी आर घटना शुरू करता है, एम आर क्या हो जाता है, हमारा ऋणात्मक हो जाता है। एम आर क्या होता है, हमारा ऋणात्मक हो जाता है। ए आर जो होता है वो हमेशा और हमेशा एम आर से क्या होता है, यहाँ पर भी ज्यादा होता है। ए आर जो होता है वो हमेशा एम आर से ज्यादा होता है। क्लियर रहेगा, समझ गए होंगे आप सब इनके संबंधों की। अगर आपसे कभी बोलता है कि जब कीमत गिरती है तब हमें टी आर, एम आर तथा ए आर में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता को ही बनाना है, एकाधिकार प्रतियोगिता आपको नहीं बनाना। अगर आपको वो स्पेशल बोलता है कि एकाधिकार बाजार की स्थिति में टी आर, एम आर तथा ए आर में संबंध स्थापित कीजिए, तभी आपको ग्राफ बनाना है। अदरवाइज अगर आपसे बोलता है कीमत गिरने की स्थिति में, कीमत कम होने की स्थिति में ए आर, टी आर तथा एम आर में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको यही ग्राफ बनाना है। इसी तरह से तालिका, ग्राफ तथा संबंधों को इस तरह से लिख करके आपको शो करना है। समझ गए होंगे आप सब कि टी आर, एम आर तथा ए आर किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होते होंगे। आप ये नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट तथा शटडाउन पॉइंट के बारे में। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए उन चीज़ों को पढ़ेंगे, और उसके बाद में इनकी कुछ तालिकाओं को भी देखेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि इनकी तालिकाओं को किस तरह से कंप्लीट करा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।